जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक ऐसा एक अध्यक्ष वो बताए पार्टी का, या ऐसा एक प्रधानमंत्री बताए पार्टी का जो जनसंघ से नहीं आया हो। तो ये जो तमाम विद्रोह के सुर उठ रहे हैं, ये एक षड्यंत्र के तहत हो रहा है, जहां चाय बनाने वाला भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। उस स्थिति में देश के लोकतंत्र को मजबूत करने वाली पार्टी कांग्रेस। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद वॉइस में। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं वहीं अपना साप्ताहिक कार्यक्रम। राजस्थान में सियासी घमासान चल रहा है और आप लोग सभी हमारे दर्शक, मैं जानता हूं कि न्यूज़ को लगातार देख रहे हैं। तो ये कोई नई बात है नहीं कि राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार टिक रही है और जो विद्रोह है पायलट साहब का वो फेल हो गया है। बीजेपी ने इनकम टैक्स की रेड और ईडी की रेड करके भी कुछ हासिल नहीं किया। ये पुरानी खबरें हैं, हम उस पे आएंगे क्योंकि हिंद वॉइस हमेशा आपके पास इनसाइड स्टोरीज लेके आता है। और इनसाइड स्टोरी ये है कि ये जो विद्रोह मध्य प्रदेश में हुआ, ये जो विद्रोह आपको राजस्थान में दिखता है, जो कई विद्रोह के सर मुंबई से उठते हैं तो कभी यूपी से उठते हैं। तो ये जो तमाम विद्रोह के सुर उठ रहे हैं, ये एक षड्यंत्र के तहत हो रहा है। आज हम सिर्फ कांग्रेस की बात करेंगे, देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी, देश की सबसे पुरानी पार्टी, आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी, इस देश पे 70 साल राज करने वाली पार्टी, एक से एक दिग्गज प्रधानमंत्री देने वाली पार्टी। इस देश को इस स्थिति में लाना कि जहां चाय बनाने वाला भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, उस स्थिति में देश के लोकतंत्र को मजबूत करने वाली पार्टी कांग्रेस। ऐसा क्या हुआ कांग्रेस में कि आज कांग्रेस मुक्त भारत की ओर देश जा रहा है। मैं मानता हूं कि कांग्रेस मुक्त भारत कभी हो नहीं सकता, क्योंकि कांग्रेस एक विचारधारा है और विचारधारा के बेस पे एक पार्टी है। ये ऐसी राजनीतिक दल है जिसने सबसे ज़्यादा देश पे राज किया और जिसका कोई कैडर नहीं है। हमारे देश में यदि वर्तमान में हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी हो या कम्युनिस्ट पार्टी हो, इनका एक कैडर है। यदि ये दो पार्टियां कैडर बेस्ड पार्टियां छोड़ी तो बाकी इस देश में सारी रीजनल पार्टीज़ हैं। और जो क्षेत्रीय दल है उसकी अपनी क्षेत्रीय अस्मिता होती है और वो क्षेत्रीय दल एक परिवार चलाता है। फिर चाहे महाराष्ट्र की शिवसेना हो कि फिर पीडीपी हो, टीडीपी हो, या फिर ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस हो, या फिर बीजेडी जो है सबसे ज़्यादा लगातार सत्ता में है राज्य में, वो एक परिवार पे चलने वाली पार्टी। और मैं मानता हूँ कि राजनीति में जितने भी क्षेत्रीय दल है, ये कहीं ना कहीं परिवारवाद उन पे बहुत हावी है और ये होते आ रहा है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हम बात करेंगे कांग्रेस का हुआ क्या ऐसा। कांग्रेस जब वापस आई सत्ता में सोनिया के नेतृत्व में, तो मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, प्रधानमंत्री। यूपीए 1 और यूपीए 1 का जो कामकाज था वो इतना अच्छा था कि यूपीए 2 हुआ। यूपीए 2 में भी यदि यूपीए 1 जैसा काम होता तो यूपीए 3 भी हो सकता था, यूपीए 4 भी हो सकता था। यूपीए 2 में गड़बड़ कहां हुई? राजनीति में जितने ज्यादा पावर सेंटर उतनी ज्यादा गड़बड़ियां होती हैं। आज बीजेपी लगातार सत्ता में है और हर राज्य में चुनाव जीतने पे आमादा है, क्योंकि वहां पावर सेंटर एक है, नरेंद्र मोदी। कई जगह तो संघ की भी अनसुनी होती है, ऐसा दिखाई देता है। वन मैन आर्मी नरेंद्र मोदी। तो जब सोनिया गांधी लगातार पार्टी संभाल रही थी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तो लोगों को कहते थे कि भाई पॉलिटिकल बात मेरे से मत करो, क्योंकि मैं नॉन पॉलिटिकल आदमी हूँ। मैं जानता हूँ कि एक नेता उनसे मिलने गए कि राज्यसभा के लिए मैं इंटरेस्टेड हूँ और आपके मेरे अच्छे संबंध है, यदि आप बात करें तो। उनने कहा कि नहीं नहीं, ये तो मैडम तय करती है, मैं पॉलिटिक्स में ज़्यादा नहीं, मैं तो एडमिनिस्ट्रेशन देखता हूँ। ऐसी जब सिस्टम चल रही थी तो सारी चीज़ें बिल्कुल आराम से चल रही थी। इतने में सोनिया गांधी का पुत्र प्रेम उमड़ आया और राहुल गांधी को उपाध्यक्ष बनाया गया पार्टी का। और पार्टी का जब जयपुर अधिवेशन में उपाध्यक्ष बने, तब उनको लग रहा था कि अब पार्टी का चेंज ओवर होने जा रहा है। राहुल पार्टी वैसे ही चलाएंगे जैसी सोनिया चला रही थी, या कांग्रेस जैसी चलती है उसी परिपाटी में कांग्रेस चलेगी। लेकिन
राहुल का उदय होने के बाद जो लोग सोनिया के इर्द गिर्द नहीं जा पा रहे थे, उन्होंने राहुल को घेर के एक नया पावर सेंटर खड़ा करने का प्रयास किया और बार बार राहुल को यह बताते रहे कि ये जो पुराने लोग हैं, जो सोनिया जी के साथ मिलकर पार्टी चला रहे हैं, ये सब भ्रष्ट है, ये पार्टी चलाने नहीं दे रहे। और फिर सोनिया जी के यहाँ से एक डिसीजन, सरकार उस डिसीजन को एंडोर्स करे तो राहुल गांधी वो अध्यादेश फाड़ दे। और यही कारण है कि जब ज़्यादा पावर सेंटर हो जाते हैं, और फिर प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस भी पावर सेंटर होने लगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को भी लोग बोलने लगे कि भाई ये लोग आपस में लड़ रहे हैं तो आपका कैसा होगा। तो वहाँ पे भी कुछ डिसीजंस ऐसे हुए कि जो 3-3 पावर सेंटर दिखाई दे रहे हैं। और यही टाइम था कि भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि इसको तोड़ने के लिए, क्योंकि जब 3-3 पावर सेंटर बने हैं, इसके बीच में तोड़ने के लिए कोई ऐसा एक नायक के रूप में लाना पड़ेगा जो सिंगल हैंडेडली इस पार्टी का करप्शन के चार्ज लगाकर पार्टी को सत्ता से बाहर करेगा। और वही हुआ जो भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति तय की थी। उसके बाद यह होता है कि चलो आ गई बीजेपी सत्ता में, कांग्रेस फिर सत्ता में आ सकती है, कि सत्ता में आना जाना तो चला रहता है। लेकिन राहुल का नेतृत्व जब उभर के आया तो तमाम एक्सपीरियंस्ड लोग साइड को गए और राहुल ने तमाम उन लोगों को साथ में रखा जिसे मैं पैराट्रूपर मानता हूं, जिनका राजनीति में ना एक्सपीरियंस था ना योगदान था। उनका राजनीति में आने का मात्र एक कारण था कि उनके पिता राजनीति में थे, एक जमाने में दिग्गज नेता थे। सिंधिया के पुत्र आ गए सिंधिया की जगह पे, पायलट की जगह पे पहले पायलट की पत्नी आ गई, फिर उन्होंने अपने पुत्र को आगे किया। जितेंद्र प्रसाद के पुत्र जतिन प्रसाद आ गए, वहाँ मिलिंद देवरा आ गए देवरा साहब की जगह पे। और इन लोगों ने एक युवा ब्रिगेड बनाकर राहुल का एक पावर सेंटर बना के राहुल को ग्रो करने का प्रयास किया। और इस पूरे प्रोसेस में राहुल की सबसे बड़ी गलती रही कि राहुल ने इनको मित्र माना। राजनीति में कोई मित्र या दोस्त नहीं होता, राजनीति में एक हाईकमांड होता है और उसके नीचे ऑर्डर मानने वाले होते हैं। जब हाईकमांड को जरूरत से ज्यादा ज्ञान देने वाले दोस्त इकट्ठा होते हैं तो फिर वो दोस्तों की मंडली हो जाती है, और दोस्तों की मंडली राजनीति नहीं करा करती, वो हंसी मजाक करती है। वही दृश्य अक्सर लोकसभा में जनता ने देखा कि इंपॉर्टेंट इशू पे भी डिस्कशन हो रहा है तो राहुल गांधी इन 4-5 युवाओं के साथ मिलकर हंसी मजाक करते रहे। उसके बाद पुराने वर्सेस नए का एक संघर्ष वहाँ शुरू हुआ। राहुल ने पूरी अपनी ताकत दिखाते हुए जब अध्यक्ष पद पे कब्जा कर लिया, जब अध्यक्ष बन गए, तो उन्होंने सारे युवाओं को एक पोजीशन देके उनको एक काम दिया। ज्योतिरादित्य को मध्य प्रदेश में फेस बनाया, पायलट को राजस्थान में बनाया, मिलिंद देवड़ा को मुंबई में बनाया, जतिन प्रसाद का स्टेक यूपी में ऊपर हो गया। और इन तमाम लोगों को औकात से ज्यादा और समय से पहले मिल गया, जो प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। 26 साल की उम्र में सांसद पायलट साहब, सचिन 32 साल की उम्र में कैबिनेट मंत्री, 40 साल की उम्र में उप मुख्यमंत्री। जो 40 साल में उप मुख्यमंत्री बनेगा वो तो इस देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देखेगा, और सपने की शुरुआत सुबह का मुख्यमंत्री बनने का होता है। यदि सचिन पायलट का मुख्यमंत्री बनने की जो अभिलाषा है, जिसे अब महत्वाकांक्षा बोली जा रही है, वह महत्वाकांक्षा इसलिए है कि उस सचिन के महत्वाकांक्षा को पानी और खाद किसने दिया? राहुल गांधी ने दिया। क्या जब इन लोगों को राहुल गांधी ऊपर ला रहे थे तो कांग्रेस में वो तमाम युवा नहीं थे जिनकी पीढ़ियां कांग्रेस के लिए काम करते करते खत्म हो गई? राजस्थान में थे, मध्य प्रदेश में थे, हर राज्य में ऐसे युवा मिलेंगे कि जिनकी 4-4 पीढ़ियां कांग्रेस में खप गई है और लगातार जमीन से जुड़ के काम कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि राहुल का भी बचपन ऐसा गया, 10-12 साल की उम्र में उन्होंने दादी को मरते हुए देखा, उसके बाद एक प्रोटेक्शन में रहे कि आप सिक्योरिटी के हिसाब से आप इधर नहीं जा सकते, इधर नहीं जा सकते।
और राहुल ने दुनिया किसी और की नज़र से देखी। जैसा एक अंधा आदमी हाथी कैसा समझता है, वैसा इस देश को राहुल समझते गए लोगों के नज़रिया से। और जो राहुल को अपना नज़रिया से देश समझा रहा था, वो अपना फायदा कहाँ होगा ये सोच के उसको भारत समझा रहा था। जब तक राहुल को ये सारी बातें समझ में आ गई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 2019 का लोकसभा चुनाव में मात्र 44 पे आने पे राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया, ये सोच के कि मेरे साथ ये तमाम मेरे युवा इस्तीफा दे देंगे, पार्टी में एक हलचल होगी, पूरा देश में कांग्रेस आंदोलित होगा और जबरदस्त प्रेशर आएगा कि नहीं राहुल वापस आ जाओ। और जब उस प्रेशर में राहुल वापस आएंगे तो नई टीम लेके आएंगे, जो गलतियां की उनको सुधारेंगे। ये राहुल का सोच गलत साबित हुआ। राहुल ने इस्तीफे देने के बाद ये तमाम जो युवा थे जिनके महत्वाकांक्षा को राहुल ने खाद और पानी दिया था, वो ये सोचने लगे कि राहुल ने इस्तीफा दिया तो हम पार्टी संभाल सकते हैं, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बन सकते। और जब तक ये राहुल के समझ में आ गया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, तीर कमान से छूट चुके थे। अब मध्य प्रदेश में जब चुनाव हुए तो माधवराव सिंधिया मुख्यमंत्री पद के लिए अड़े रहे। 3 राज्यों के जब चुनाव हुए और तीनों राज्यों में जब बीजेपी सत्ता में थी तो सत्तांतर हुआ, तो हम जिंदगी की कांग्रेस का हमको देखते हुए, जब भी कांग्रेस किसी राज्य में सत्ता में आती है तो वहां के विधायक दल एक लाइन का प्रस्ताव पारित करते हैं कि हम हमारे विधायक दल का नेता चुनने का पूर्ण अधिकार पार्टी हाईकमान अध्यक्ष सोनिया गांधी को, राजीव गांधी को या इंदिरा गांधी को देते हैं। और फिर ऑब्जर्वर जब वो प्रस्ताव लेके आते हैं तो यहां से एक नाम जाता है, उस नाम को विधायक की मीटिंग में बोला जाता है और जो सबसे बड़ा दावेदार रहता है वहां पे मुख्यमंत्री पद का, वो तुरंत उस नाम को एंडोर्स करता है, सेकंड्स करता है कि मैं अनुमोदन देता हूं और मुख्यमंत्री तय होता है। ये सालों से होते आ रहा है। राहुल गांधी को सोचा कि नहीं, ये पुरानी परंपरा गलत है, हमें सबके साथ मिलके आना होगा। तो तीनों राज्यों में कांग्रेस सत्ता में आने के बावजूद भी मुख्यमंत्री बनने के लिए 1 महीने का समय लगा। राजस्थान में सचिन के लोग रास्ते पे आ गए, राहुल गांधी दोनों के, अशोक गहलोत और सचिन पायलट की दोस्ती कराते कराते दिन पे दिन निकाल रहे थे और आखिर एक फॉर्मूले के तहत, अच्छा तू उप मुख्यमंत्री बन, अध्यक्ष पद तेरे ही पास रहेगा, ये कॉम्प्रोमाइज के तहत गया। इसको राहुल गांधी की कमजोरी नेताओं ने समझना शुरू की। वही मध्य प्रदेश में हो और छत्तीसगढ़ जहां स्वीप किया कांग्रेस ने, वहां सबसे ज्यादा समय लगा बाघेल साहब को अध्यक्ष बनाने में। मुझे याद है उस मुख्यमंत्री पद पे जो 2-3 नाम चल रहे थे, उसमें एक व्यक्ति को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। जब मीटिंग से बाहर आने के बाद मेरी उनसे मुलाकात हुई और मैंने उनको कहा कि क्या हुआ फिर, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, आप जिसको चाहे उसको बना दीजिएगा। तो मैंने बोला फिर तो आपने तो जीती हुई लड़ाई हारी, आप तो मुख्यमंत्री बन सकते थे। तो उसने एक ही बात कही कि मैं पुराना कांग्रेसी हूं, मैंने कांग्रेस को देखा है साहब। जब राहुल जी ने मुझे कहा कि देखो झगड़ा मत करो, देखो इसमें एडजस्ट करो, राहुल की जो रिक्वेस्ट इतनी दयनीय स्थिति में थी कि मुझे अपने आप पे शर्म आ रही थी कि जिसको हम हमारा अध्यक्ष कहते हैं, क्या वो इतना कमजोर हो गया कि अब मेरे जैसे आदमी को उसको रिक्वेस्ट करनी पड़ी। तो मैंने तुरंत उनको कहा कि नहीं सर, आप मुझे जो काम दोगे वो मैं करूंगा, मेरी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं, आप किसी को भी बनाइए, लेकिन ऐसा मत कहिए, गुजारिश वाला शब्द मत करिए। ये चल रहा था। उसके बाद राहुल गांधी ने इस्तीफा देने के बाद तो राहुल ने कह दिया कि मैं आऊंगा नहीं। इंटरिम पार्टी की नेशनल अध्यक्षा जो है सोनिया गांधी बनी। अब सोनिया गांधी की जो पुरानी कोटरी थी, जिसमें अहमद पटेल भी है, जिसमें काफ़ी लोग हैं, अहमद पटेल उनका नेतृत्व करते हैं, इन तमाम लोगों के सर पे एक तलवार हमेशा टंगी हुई है कि कब राहुल वापस आएंगे और फिर कब हमको वृद्धाश्रम में भेजा जाएगा। ये टांगती तलवार उनके सर पे है। और राजनीति ऐसा घिनौना खेल है जिसमें आदमी मरणासन्न स्थिति में होते हुए भी राजनीति छोड़ना नहीं चाहता। 80 और 90 साल की उम्र में भी लोग राजनीति में रहना चाहते हैं।
ये हम देख रहे हैं। हमने आडवाणी जी का मोह देखा बीजेपी में, हम अभी भी वोरा जी को देखते हैं, इतने वृद्धावस्था में चला नहीं जाता फिर भी राजनीति में है। तो ये बताता है कि राजनीति में लोग जल्दी नहीं छोड़ते, रिटायरमेंट लेते नहीं। तो अब ये बात आ गई, जिनके सर के ऊपर टांगती तलवार है उनके पास एक ही अब रास्ता है कि राहुल को ये जचाओ कि राहुल जी पार्टी के सही हितैषी हम हैं। ये जो लोग आप तथाकथित लोगों को आपने बड़ा बनाया, ये सब लोग नालायक हैं। तो आपकी माँ ने जो पार्टी चलाई हमारे साथ मिलके, वैसे ही आप भी हमको साथ में रखिए, हम पार्टी चलाएंगे। और ये करने के लिए राहुल गांधी के तमाम साथियों को गद्दार घोषित करना जरूरी था। तो क्या सिंधिया ने विद्रोह करने के पहले इन तमाम लोगों ने सिंधिया को यह नहीं बताया कि तुम विद्रोह करो, तुम्हारा करियर है, कांग्रेस में करियर नहीं है? क्या सचिन पायलट को पीछे से इंस्ट्रक्शन देने वाले यही लोग नहीं हैं? आज राहुल मजबूर है ये मानने के लिए कि हां उनने गलती की। आज सचिन पायलट के पार्टी अध्यक्ष पद से और उप मुख्यमंत्री पद से निकालने के बाद प्रिया दत्त सचिन के लिए दुख मनाती है, मिलिंद देवरा दुख मनाता है, जतिन प्रसाद दुख मनाता है, शशि थरूर दुख मनाता है। ये तमाम दुख मनाने वाले लोग यदि इनका इतिहास देखें कि इन्होंने पार्टी को क्या दिया, तो आपको 0/0 रिजल्ट आएगा। ये पार्टी के ऊपर जीने वाले लोग हैं। ये वो अमर वेल है जो पेड़ को खा जाती है। ये तमाम लोग, इनकी कोई औकात ही नहीं यदि पार्टी ने हाथ इनके पीछे से खींच लिया तो। सिंधिया अपना खुद की सीट लोकसभा की जीत नहीं पाए। मिलिंद देवरा तो चुनाव में उतरने से ही मना भगली है। प्रिया दत्त का क्या हश्र हुआ सब जानते हैं। जतिन प्रसाद इतने बड़े नेता थे तो यूपी में फिर इतना बुरा हश्र नहीं होना चाहिए था। जब पार्टी हारती है तो राहुल का नाम आगे किया जाता है, और जब पार्टी जीतती है तो क्षेत्र कहते कि हमने जिताया। यदि सचिन पायलट इतने बड़े दिग्गज नेता थे और 6 महीने अथक प्रयास किए थे उन्होंने और विधानसभा में पार्टी को ले आते, तो फिर लोकसभा में इतना बुरा प्रदर्शन नहीं होना चाहिए था। यह बताती है कि वोट पार्टी को दलते हैं। राजस्थान में हर 5 साल बाद बदलाव होता है, कांग्रेस को आना था, अगली बार बीजेपी आएगी। तो इन तमाम लोगों ने, और एक वाकया मैं बताता हूं आपको, CWC की मीटिंग में एक युवा सज्जन उठ के खड़े हो गए और उनको बोला कि आप बोलना शुरू कर दिया, आप पहले बोलिए। जब उनने बोलना शुरू कर दिया तो उनने सबसे पहले यह कहा कि चाइना को लेकर राहुल जी आपको आपका स्टैंड बदलना होगा। ये जो लगातार आप बोल रहे हैं ये गलत है। CWC में राहुल गांधी के खिलाफ बोलना, और वो उस आदमी का जो राहुल के टीम का माना जाता है। तो राहुल ने इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि आप बताइए मैं क्या बोलूं, सरकार झूठ बोलती है तो मैं झूठ बोलूं, आप बताइए मैं क्या बोलूं। और जब दोनों का वार्तालाप होने लगा तुरंत अहमद पटेल उठ के आए और उन्होंने जोर से डांटा उस नेता को, कैसी बात कर रहे हैं आप, ये तरीका होता है बात करने का, राहुल गांधी अकेले हैं जो लड़ रहे हैं। बाद में प्रियंका ने एंड में बोलकर कि राहुल जी तो अकेले पड़ गए, वो कौन सा अपना पर्सनल व्यक्ति की बात कर रहे हैं, देश हित की बात कर रहे हैं, और आप लोग कह रहे हैं कि गड़बड़ है। ये सब CWC की मीटिंग होने के बाद जब उस नेता को एक नजदीकी पत्रकार ने पूछा आपने क्या बोल दिया आज, उन्होंने कहा कि मैं राजनीति समझ ही नहीं पा रहा है, जिन लोगों ने मुझे बोलने के लिए बोला था वही लोग मेरा विरोध कर रहे थे अंदर, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। यह है राजनीति। इन पुराने दिग्गजों ने बता दिया कि राजनीति वो करना जानते हैं। उन्होंने राहुल की तमाम टीम को तोड़ दिया, उनको गद्दारी के लिए प्रवृत्त किया। और वो युवा थे, क्योंकि मैंने कहा ये नेता थे ही नहीं, ये घर की विरासत लेके आ रहे थे, ये अमर बेल थे पार्टी पे।
तो जल्दी में समझ में आ गए, क्योंकि जमीन से जुड़े हुए थे नहीं तो राजनीति समझ नहीं पाए। अब राहुल को ये कंफर्म करवा दिया उन्होंने कि आपके तथाकथित सारे लोग ये किसी लायक नहीं है साहब, आप पार्टी को संभालिए, आप अध्यक्ष बनाइए, हम हैं आपके साथ। मूर्ति बदल जाएगी, पुजारी वही रहेंगे। लड़ाई पुजारी की थी, क्योंकि मूर्ति को प्रसाद चाहिए नहीं, मूर्ति को चढ़ने वाला प्रसाद पुजारी का होता है। नई मूर्ति के साथ नई पुजारी की मांग थी। पुराने पुजारियों ने दिखा दिया कि नए पुजारी मंदिर में पूजा कर ही नहीं सकते, वो आपके हो ही नहीं सकते, क्योंकि नए पुजारियों को समझ में नहीं आ रहा था, वो भगवान को प्रसाद चढ़ाने के पहले ही खा जाते थे। ये सिंपल उदाहरण है। यही कारण है कि अब राहुल भी लगातार, हाईकमान भी लगातार, राहुल अपने किसी भी आदमी को प्रोटेक्ट करने को तैयार नहीं है। वो बोलते जाओ जो जाना है, जिनको समझ आ गया मुझे तुम्हें क्या हो। कांग्रेस में राहुल गांधी वापस आएंगे, भले ही जनता या विपक्ष उनको पप्पू कहे, लेकिन वो पप्पू है नहीं। सोना जब बहुत गर्म होता है तब तपता है, तब निखर के आता है। राजीव गांधी भी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तो बहुत ही लोग हास्यास्पद बात करते थे उनके बारे में, लेकिन एक चुनाव हारने के बाद राजीव गांधी जो तप के आ गए, और अरुण नेहरू से लेकर तमाम लोग जब साइड को चले गए तो एक नई फौज लेके आ रहे थे। दुर्भाग्य था उनकी हत्या हो गई। राहुल गांधी को भी बहुत जल्दी समझ में आ गया कि राजनीति क्या होती है। तलवार पुराने पुजारियों पे टंगी हुई है, क्योंकि राहुल भी अभी भी नई फौज लाने के मूड में है। नए वो लोग जो जमीन से जुड़े हों, नए वो लोग जो पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हो, नए वो लोग जो राहुल गांधी के प्रति समर्पित रहे। हाँ, ये बोलने में बहुत अच्छा लगता है कि प्रजातंत्र होना चाहिए, एक ही परिवार के लोग क्यों होना चाहिए। तो ये सवाल बीजेपी को भी पूछना है। भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में और लगातार कांग्रेस पर प्रहार करती है, क्या भारतीय जनता पार्टी अभी तक बता सकती है कि जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक ऐसा एक अध्यक्ष वो बताए पार्टी का, या ऐसा एक प्रधानमंत्री बताए पार्टी का जो जनसंघ से नहीं आया हो, जो शाखा से नहीं पैदा हुआ हो। यहां परिवार है तो वहां पे भी परिवार है, यहां गांधी परिवार है तो वहां संघ परिवार है। होते वही हैं। जब आप आरोप करते हो तो आप अपने गरिमा में झांकते नहीं देते। ऐसे भारतीय जनता पार्टी में क्यों सुषमा स्वराज पार्टी अध्यक्ष नहीं बन पाई? क्योंकि संघ के बैकग्राउंड से नहीं थी। जॉर्ज फर्नांडिस प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन पाए? नहीं बन पाते, क्योंकि संघ का बैकग्राउंड नहीं था। वहां शाखा अनिवार्य है, यहां गांधी परिवार अनिवार्य है। लोकतंत्र में आप भले ही बहुत सारी बातें करें, लेकिन लोकतंत्र की जो नींव है वो कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप पे बंधी हुई है। पार्टी में जब स्ट्रांग आला कमान नहीं होता, जिसे हम तानाशाह कह सकते हैं, आला कमान कुछ नहीं, तानाशाह होता है। सही या गलत, वो जो कहे पार्टी उसके साथ जाए, तब पार्टी उभर के आती है। भारतीय जनता पार्टी में आज नरेंद्र मोदी शक्तिशाली है, तो वो जो कहते हैं वो होता है। थाली भी बजती है, ताली भी बजती है, दिए भी जलते हैं, और नोटबंदी पे कसीदे पड़े जाते हैं। होता है और होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी राजनीति करने के लिए आई है, पूजा करने के लिए नहीं आई मंदिर में। तो राजनीति के तरीके ऐसे ही होते हैं। तो कांग्रेस का यदि एक विश्लेषक के तौर पे मैं कहूं तो समय आएगा, क्योंकि जो सत्ता में है उनके गलतियों को उजागर करने के लिए सामने विपक्ष चाहिए। बार बार बीजेपी कहती कि विपक्ष को भी क्या हम तैयार करें? नहीं, विपक्ष तैयार हो रहा है, समय लेता है। विपक्ष तैयार हो रहा है, होगा। जब राहुल अपने टीम के साथ आएंगे, ये पुराने पुजारी रिटायर्ड हो जाएंगे, रिटायर्ड होना पड़ेगा, और फिर सत्ता की और कांग्रेस बढ़ेगी। ये विद्रोह होते रहेंगे, और ये विद्रोह ऐसे ही नाकाम होते रहेंगे। मध्य प्रदेश में भी बहुत प्रयास किया पार्टी ने, लेकिन मध्य प्रदेश में आंकड़े का खेल अलग था। 7-8 लोगों का फर्क था, इसलिए 22 लोगों के जाने से सरकार गिर गई। यहाँ 50 लोगों का खेल होना था, तब सरकार गिरती है। तो 10, 15, 20 लोग जो लेके निकल गए पायलट, वो उससे बीजेपी का भी फायदा नहीं हुआ। तो इसने बीजेपी ने पल्ला झाड़ दिया। कई कारण हैं राजस्थान पे सरकार न बनने के।
लेकिन अब पायलट को भी अपनी औकात पता पड़ेगी। पायलट भी यदि बीजेपी में नहीं जाते तो अपनी पार्टी बनानी होगी, और राजनीतिक दल कैसा चलता है और उसका हश्र क्या होता है, ये अजीत जोगी को हमने देखा। हमारे पूर्व राष्ट्रपति दादा, उन्होंने भी बंगाल में पार्टी बनाई थी, वो भी गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिताजी ने पार्टी बनाई थी। नारायण दत्त तिवारी और अर्जुन सिंह, देश के सबसे बड़े ठाकुर नेता और ब्राह्मण नेता, एक होकर पहली बार तिवारी कांग्रेस बनी थी, उसका भी हश्र देखने का। एक दो उदाहरण दिखते हैं। एक ममता बनर्जी का, जो कांग्रेस से निकल के उसने अपनी लड़ाई लड़ी क्योंकि वहाँ कांग्रेस समाप्त थी। और दूसरा शरद पवार, जो महाराष्ट्र में कुछ हद तक, पूरा नहीं, कुछ हद तक, क्योंकि जब से शरद पवार ने अपनी पार्टी बनाई तब से शरद पवार 282 विधानसभा के सदन में 100 लोग भी नहीं ला पाया आज तक। उनका हाईएस्ट स्कोर 75 का है। तो वो भी एक महाराष्ट्र के, पश्चिम महाराष्ट्र तक सीमित होने वाले नेता साबित हुए। तो ये विद्रोह ऐसे चलते रहेंगे। विद्रोह का दौर है, ये समुद्र मंथन है, विष निकल रहा है, अमृत भी निकलेगा, यही सोचते हैं। क्योंकि एक अच्छा विपक्ष होना चाहिए। ना हिंद वॉइस बीजेपी की बात करता है, ना कांग्रेस की बात करता है, लेकिन सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष होना ज़रूरी है। विपक्ष का अंकुश यदि सत्ता के हाथी पे नहीं हो तो हाथी पागल हो जाता है, और जब हाथी पागल हो जाता है तो अपनों को ही अपने पैरों के नीचे लेता है। वो होना नहीं चाहिए। ये देश अपना है, सब मिलकर देश को संभालना है, इसलिए अच्छा विपक्ष चाहिए। कांग्रेस उभर के आएगी ऐसा मुझे लगता है। लेकिन कांग्रेस का ये विद्रोह मात्र विद्रोह नहीं देखा जाए, एक कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति की एक एक परत खोल के मैंने आपको बताने का प्रयास किया। जो मेरे पास खबर थी मैंने आपके साथ शेयर की। फिर आऊँगा अगले सप्ताह ऐसे किसी खबर के साथ। तब तक आप ज़रूर देखते रहिएगा हिंद वॉइस।